हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैब। आप सभी का स्वागत है हमारी रिवीजन सीरीज में, जहां हम आपके साथ एएफएम के कंपोनेंट की फोर्थ क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन दिस क्लासेस वी आर बेसिकली रिवाइजिंग द एंटायर सिलेबस थ्रू एमसीक्यूज, ताकि आगे आने वाला जो जैब एग्जाम है वहां एएफएम के कंपोनेंट के अंदर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो और आप इजीली जो आपके पासिंग क्राइटेरियाज हैं उनको मीट कर सकें। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, which of the following is incorrect about financial statements? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहां पर गलत है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट shows the profit and loss of a business as on a given date. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस शो करते हैं दोस्तों, वो एक गिवन डेट का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, वो एक अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस होता है। सो यहाँ पर इट इज नॉट द प्रॉफिट और लॉस विच हैज बीन जनरेटेड ऑन अ गिवन डेट, इट इज ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो मुझे क्या लग रही है, गलत लग रही है। और हमसे पूछा भी क्या गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में पूछा गया है। सो बैलेंस शीट शोज द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। यस, जो बैलेंस शीट होती है उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज का जो रिकॉर्ड है वो एक पर्टिकुलर डेट में कितने एसेट और कितने लायबिलिटीज है वही होता है। ये पर्टिकुलर डेट यूजुअली आपके अकाउंटिंग पीरियड की लास्ट डेट होती है, जिसको हम क्लोजिंग डेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो मुझे बिल्कुल करेक्ट लग रही है। ट्रेडिंग अकाउंट शोज अ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। नो, द ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली शोज द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, यानी कि आपके जो बेसिक एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं और जो आपकी इनकम या रेवेन्यूज आ रहा है उसको रिकॉर्ड करते हैं। नेट प्रॉफिट की यहाँ पर बात नहीं होती है। तो अगर हम गलत स्टेटमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो फर्स्ट एंड थर्ड यानी कि सी ऑप्शन हमारा आंसर बनना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is not a contingent liability? कंटिंजेंट लायबिलिटी, अ लायबिलिटी विच इज नॉट श्योर, मतलब ये फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर हैपनिंग, पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर डिपेंड करने वाली लायबिलिटी है। तो यहां पर कौन सी कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं है, देखते हैं। अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन द इन्वेस्टमेंट्स इन द पार्टली पेड शेयर्स। वो शेयर्स जो पार्टली पेड हैं उनमें कितनी लायबिलिटी हमारी बन सकती है, दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर आउटकम्स। सो यस, ये एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है, हमसे पूछा गया है नॉट अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, तो ये आंसर में नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, अब डिवेंचर इशू किए जा चुके हैं, उसका कॉस्ट जो है वो ऑलरेडी आपका फिक्स्ड है, वो कंटिंजेंट लायबिलिटी आपकी नहीं है। तो यहां पर नहीं कंटिंजेंट लायबिलिटी पूछा गया, तो ये हमारे आंसर में आना चाहिए। एक्सपेंसेस व्हिच आर प्रिलिमिनरी एंड दे हैव बीन इनकर्ड। सो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस व्हिच हैव ऑलरेडी बीन इनकर्ड, ऑब्वियसली उनके बारे में कोई फ्यूचर आउटकम हमारा उनको चेंज नहीं करेगा, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी वो भी नहीं बनेंगे। स्टैट्यूटरी लायबिलिटी अंडर डिस्प्यूट, तो ये कोई अगर डिस्प्यूट चल रहा है तो उसमें क्या लायबिलिटी हमारी बनेगी, वो तभी पता चलेगा जब वो डिस्प्यूट फाइनली सॉल्व हो जाएगा, उसका जजमेंट आ जाएगा। अगेन फ्यूचर पे डिपेंड करता है, तो ये भी हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटी है। तो आंसर क्या बनेगा, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज नॉट अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स बाय मेकिंग सूटेबल रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब देखो, रेंट पेड ऑफ 200 इज पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट एज ₹2000। ये किस तरीके का एरर हो गया, ये एरर हो गया हमारा कमीशन का। 200 का रेंट डाला है हमने, पे किया है, लेकिन हमने 2000 का रेंट वहां पर शो कर दिया है। तो एक्चुअल में हमने एंट्री क्या बना दी है, हमने एंट्री बना दी है दैट रेंट अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय रुपीज 2000। ठीक है, सो बाय ₹2000, और इसके बदले में हमने क्या दिया होगा, हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया होगा बाय सेम अमाउंट दैट इज ₹2000। करेक्ट एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन दैट रेंट अकाउंट हैज टू बी डेबिटेड बाय ₹200 बट नॉट 2000, और इसके बदले में हमने क्या किया होगा, हमने कैश को क्रेडिट कर दिया होगा बाय ₹200। ठीक है, अब इसे करेक्ट करना है, तो करेक्ट करने के लिए सिंपल है, देखो अकाउंट्स दोनों राइट साइड में है। रेंट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, डेबिट ही किया है, कैश अकाउंट को क्रेडिट करना था, उसी को क्रेडिट किया है। अमाउंट गलत है, बस अमाउंट कैसे गलत है, 2000 की जगह 200 रुपए। तो इसका मतलब है कि हमें 1800 रुपीज और डेबिट करने हैं रेंट अकाउंट में, और कैश अकाउंट के अंदर हमें 1800 रुपीज और क्रेडिट करने हैं। काम हमारा बन जाएगा, वो हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी। एंड लुकिंग एट द ऑप्शंस आई कैन सी the rent account is being debited by 1800 and cash account is credited by 1800 only in option C, जो हमारा करेक्ट आंसर बन गया। वेरी इजी, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is a correct statement? सही स्टेटमेंट क्या है यहां पर, net profit is equal to the gross profit plus other incomes which are happening and your indirect expenses. सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑब्वियसली हमें माइनस करने पड़ते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से, और कुछ एक्स्ट्रा इनकम जो हमें आती है वो भी इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं, हमारा नेट प्रॉफिट जो है वहां से वो जनरेट हो सकता है। ठीक है, ये तो करेक्ट है।
अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे रेवेन्यूज और अर्निंग हो रही है उसमें उसमें अभी हमने इंटरेस्ट जो है पे नहीं किया है और ना ही हमने जो टैक्स अभी देना चाहिए था वो हमने टैक्स भी नहीं दिया है। तो ये चीजें अगर हम डिडक्ट नहीं करते हमारे अर्निंग से तो वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा कहला जाता है। क्लियर? अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसके बराबर है? द नेट सेल्स व्हिच आर हैपनिंग एंड योर ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट को वहां से सब्ट्रैक्ट करोगे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। तीनों इक्वेशन जो दी गई वो बिल्कुल करेक्ट है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, rectify the errors by making the rectification entry. Goods purchased from Sohan Lal have been wrongly recorded in the sales register with amount of rupees 500. So अमाउंट यहाँ पर क्लियर देखिए, अमाउंट में कोई गड़बड़ नहीं हुई है, 500 का ही अमाउंट था। गड़बड़ क्या हुई है कि हमने सोहन लाल जी से गुड्स को परचेज किया था, हमने उसे क्या रिकॉर्ड कर दिया कि हमने उसको सेल्स के अंदर रिकॉर्ड कर दिया है। ठीक है, तो ये जो एरर हो गया है इसको रेक्टिफाई कैसे करना पड़ेगा? तो पहले हमें पता चलना चाहिए कि हमें हमारी जो है करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन दैट we have purchased goods from सोहन लाल जी। सो हमारा जो परचेज अकाउंट है it should have been debited by rupees 500 and the credit should have been gone to the सोहन लाल। ठीक है, और सोहन लाल जी को हमें सेल 500 रुपीज का क्रेडिट देना चाहिए था, लेकिन हमने क्या कर दिया? हमने सेल्स में एंट्री कर दी है। तो सेल्स का मतलब क्या हो रहा है कि हमने सोहन जी के अकाउंट को डेबिट किया है 500 से और हमने कैश यार जो हमारा सेल्स हो रहा है सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया है 500 से। अब दिक्कत क्या हो गई? दैट सोहन जी's अकाउंट शुड हैव बीन ऑन द क्रेडिट साइड बट इट हैज बीन डेबिटेड। जब भी हमारे एरर और करेक्ट एंट्री के अंदर जो अकाउंट्स हैं उनका साइड बदल जाता है, डेबिट से क्रेडिट हो जाता है, क्रेडिट से डेबिट हो जाता है, हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को सोहन जी को 500 का क्रेडिट देना था लेकिन वो हमने 500 का डेबिट किया है। तो पहले तो ये 500 का डेबिट हटाना पड़ेगा। 500 का डेबिट कैसे हटेगा? क्रेडिट करके मोर 500 रुपीज। उस करेक्शन के बाद हमें सोहन जी के अकाउंट को दोबारा से 500 रुपए का क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें इस एंट्री से इस एंट्री पर लेकर जाना है। ठीक है, तो सोहन जी के अकाउंट को पहले जीरो करेंगे। कैसे जीरो करेंगे? क्रेडिट करेंगे 500 और फिर 500 और क्रेडिट करेंगे ताकि उनके अकाउंट में फाइनल क्रेडिट जो है वो 500 दिखाई दे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? दैट सोहन जी's अकाउंट हैज टू बी क्रेडिटेड विद रुपीज 1000। यही ना, क्रेडिट कितना जाएगा? 1000 रुपए का क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, अब अगर 1000 रुपए का क्रेडिट होगा तो ये 1000 रुपए का डेबिट भी आना चाहिए कहीं से। वो 1000 रुपए का डेबिट कैसे आएगा? वो डेबिट कहां से आएगा? पहला तो डेबिट आएगा परचेज अकाउंट से, क्योंकि सिंपल हमारी करेक्ट एंट्री में द डेबिट शुड हैव ओरिजिनली बीन इन द परचेज अकाउंट। तो हम डालेंगे परचेज अकाउंट को 500 का डेबिट। ठीक है, एक्स्ट्रा 500 और डेबिट करने पड़ेंगे। वो कहां से आएंगे? वो आएंगे देखिए, क्योंकि हमने क्या किया? हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था 500। अब ये सेल्स अकाउंट का जो 500 क्रेडिट था ये तो होना नहीं चाहिए था, इट शुड हैव बीन जीरो। तो 500 के क्रेडिट को रिवर्स करेंगे बाय डेबिटिंग द सेल्स अकाउंट अगेन विद 500। ठीक है, तो यहां अगर हम देखते हैं ऐसी एंट्री कहां दिख रही है हमें? सेल्स अकाउंट को डेबिट कर रहे 500 से, परचेज को डेबिट कर रहे 500 से और फाइनली सोहन लाल जी को क्रेडिट कर रहे हैं 1000 से। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो चुका है? सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is a correct statement? Correct statement क्या है? Suspense account is used to rectify one-sided errors in ledgers. Ledgers के अंदर जब भी एक तरफ एरर होगा, यानी कि जब भी हम कोई एंट्री में गड़बड़ कर देते हैं, ट्रायल बैलेंस हमारा जो है वो बैलेंस नहीं होता है, तो एरर में वन साइडेड, टू साइडेड, दो तरीके के एरर हो सकते हैं। वन साइडेड एरर में ओनली वन अकाउंट इज इन्वॉल्व। अब अगर उसे करेक्ट करना है, हमेशा करेक्ट करने के लिए क्या बनती है? एक करेक्ट एंट्री बनती है, रेक्टिफिकेशन एंट्री जिसको बोलते हैं। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी तो वो दो अकाउंट्स के लिए बनेगी, उसमें दो अकाउंट तो इन्वॉल्व होने चाहिए। बट द एरर इज ओनली इन वन अकाउंट, एरर इज ओनली वन साइडेड। तो व्हाट वुड बी द अदर अकाउंट जो हम इस एंट्री में लाएंगे? वो होगा हमारा सस्पेंस अकाउंट। सो टू अकाउंट्स जो इंपैक्ट होते हैं, अगर उसमें से एक ही अकाउंट के अंदर एरर है तो दूसरा बन जाता है सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड टू रेक्टिफाई वन साइडेड एरर्स। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। Now, if the trial balance debit total is more, it is shifted to the debit side of suspense account. अगर ट्रायल बैलेंस कर लिया और हमने देख लिया है कि सारे एरर्स जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिए, सही हो गए, लेकिन फिर भी ट्रायल बैलेंस में डेबिट टोटल जो है वो हमारा बन रहा है, तो ये जो डेबिट टोटल रहेगा वो कहां जाता है? वो जाता है सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्योंकि ऑलरेडी जब हम देख रहे हैं कि डेबिट हमारा बैलेंस बच रहा है तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए क्रेडिट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा ना अपना बैलेंस, राइट? तो सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है वो बनेगा। तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो गई है। डेबिट इन दी सस्पेंस अकाउंट इज शोन इन बैलेंस शीट एज एसेट साइड। यस, अगर सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस रहता है डेबिट साइड पे तो वो बैलेंस शीट में एसेट में दिखाया जाता है। अगर क्रेडिट बैलेंस बचता है सस्पेंस अकाउंट में तो वो लायबिलिटीज में दिखाया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 1 और 3 है।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following statement is wrong? Incorrect statement क्या है? पर्सनल अकाउंट बैलेंसेस एट क्लोजिंग आर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट अकाउंट पीरियड। यस, देखिए पर्सनल अकाउंट जो है वैसे तो हमें अकाउंटिंग पीरियड के अंदर क्लोज करने चाहिए थे, लेकिन उसमें अगर बैलेंसेस बचते हैं तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, उसको नेक्स्ट ईयर में सेटलमेंट के लिए लेकर जाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। नॉमिनल अकाउंट बैलेंसेस एट द क्लोजिंग आर ट्रांसफर टू द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नॉमिनल अकाउंट्स बेसिकली हमारे एक्सपेंसेस या इनकम के अकाउंट्स होते हैं, इनमें अगर हमारे बैलेंसेस बचते हैं एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग पीरियड, तो ये सारे बैलेंसेस हमारे बैलेंस शीट में जो है नहीं जाते हैं एसेट साइड के ऊपर, वो हमारे जो ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस अकाउंट है उसके अंदर हम लोग जाके उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो अगर हम गलत स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ओनली द सेकंड स्टेटमेंट हियर इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव टू फॉर्म अ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हमने अभी देखा कि किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अगर आपके जो भी बैलेंसेस बचते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट्स में, बेसिकली वो आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर तो रिफ्लेक्ट होते हैं। अब मान लीजिए आपने ट्रायल बैलेंस किया, उस ट्रायल बैलेंस में जो कोई एरर आप फाइंड आउट नहीं कर पाए नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर, और आपने प्रॉफिट एंड लॉस जो है अकाउंटिंग पीरियड का डिक्लेयर कर दिया है। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जब आप जाओगे तब आपको कोई एरर पता चला प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड का। अब वो जो प्रीवियस ईयर का अकाउंटिंग पीरियड में नॉमिनल अकाउंट्स में अगर कोई एरर था, तो इसका मतलब है कि प्रीवियस ईयर का जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है वो गलत निकाला है आपने। अब क्या आप करंट अकाउंट पीरियड के अंदर उस नॉमिनल अकाउंट्स में रेक्टिफिकेशन करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर आप रेक्टिफिकेशन इस अकाउंट पीरियड में करते हो तो इस अकाउंट पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप कैसे रेक्टिफिकेशन करते हैं? वी बेसिकली यूज द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। सो दिस इज टू रेक्टिफाई एरर्स इन नॉमिनल अकाउंट्स ऑफ द प्रीसीडिंग अकाउंटिंग पीरियड, ताकि हमारे करंट अकाउंटिंग पीरियड की जो प्रॉफिट एंड लॉस है उस पर कोई इंपैक्ट ना पड़े। तो करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। टू रेक्टिफाई कॉम्पनसेटिंग एरर्स इन द बैलेंस ऑफ करंट, नहीं। टू रेक्टिफाई एरर्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द करंट, नहीं। टू एस्टिमेट एंट्रीज इन द सस्पेंस अकाउंट, नहीं। नहीं, कहीं भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच अमंग द फॉलोइंग रीजंस फॉर डिफरेंसेस इन द कैश बुक एंड पासबुक डू नॉट रिक्वायर अ चेंज इन द कैश बुक। कैश बुक के अंदर हमें चेंज ना करना पड़े, ऐसा कौन सा रीजन हो सकता है जिससे आपकी पास और कैश बुक जो है मैच नहीं कर रही है? देखते हैं। इंटरेस्ट अर्न्ड इन द सेविंग्स अकाउंट। देखिए सेविंग्स अकाउंट में अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो ऑब्वियसली आपने वो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया होगा, तो इसका मतलब आपको कैश बुक के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो ये तो हमारा आंसर नहीं बनेगा। हमें क्या पूछा गया? डू नॉट रिक्वायर अ चेंज, ठीक है। सो इट विल रिक्वायर अ चेंज, इट इज नॉट एन आंसर। अमाउंट पेड बाय द बैंक्स ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अगर आप अमाउंट को पे कर देंगे, इसका मतलब आपने कैश बुक में वो जो अमाउंट पेड है उसको रिकॉर्ड नहीं किया होगा अभी तक, तो यस इसके लिए भी आपको कैश बुक के अंदर चेंज करना पड़ेगा। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक्स इशू कर दिए गए हैं, अभी वो पेमेंट के लिए इशू नहीं किए गए, तो मतलब कैश बुक में ऑलरेडी आपने वो जो चेक्स इशू किए होंगे जब, तो उनको रिकॉर्ड कर लिया होगा, अभी वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट कर दिए जाएंगे तो आपकी पासबुक चेंज हो जाएगी। सो यू वुड नॉट रिक्वायर टू चेंज योर कैश बुक, तो यस ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑनर जो डिसऑनर हो जाता है चेक्स का, तो यस इसका मतलब है कि आपको अपनी कैश बुक के अंदर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, रिकंसिलिएशन ऑफ ओवरकास्टिंग ऑन रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक। अब कैश बुक की जो रिसिप्ट साइड है वहां पर आपने क्या कर दिया है? ओवरकास्टिंग कर रखी है। तो आप इसमें क्या उसको अगर रिकंसाइल करना चाह रहे हो तो क्या करेंगे आप? यू विल इंक्रीज द बैलेंस इन कैश बुक और यू विल डिक्रीज द बैलेंस, इंक्रीज द बैलेंस इन पासबुक, या फिर कैश बुक में बैलेंस डिक्रीज करेंगे या फिर पासबुक में बैलेंस डिक्रीज करेंगे। अब देखो रिसीट साइड जो है कैश बुक की, उसमें आपने ओवरकास्टिंग कर रखी है, तो ओवरकास्टिंग अगर कैश बुक के अंदर है तो ऑब्वियसली आपको कैश बुक के अंदर ही तो बैलेंस डिक्रीज करना पड़ेगा। पासबुक में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, आपने कैश बुक में ही ओवरकास्टिंग कर रखी थी। जितना एक्चुअली रिसीट था वो रिसीट से ज्यादा रिसीट आपने दिखा रखी थी। 200 पैसा आया, उसको आपने 200 रुपए दिखा रखा था, तो ऑटोमेटिकली आपको उसका मतलब है कि कैश बुक के अंदर ही वहां पे जो है बैलेंस जो है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, a machine costing rupees 10 lakh is purchased, 2 lakh is paid in cash and for a credit management is done for rupees 8 lakh। तो 10 लाख की मशीन खरीदी है, 2 लाख तो कैश में पे कर दिया है, 8 लाख जो है अभी हमने एक तरीके से क्रेडिट दिया हुआ है, उसको हम फ्यूचर में पे कर देंगे। कितने में पे कर देंगे? हमने बोला 6 मंथ के अंदर पे कर देंगे, 6 मंथ में पे करेंगे। हाउ दिस ट्रांजैक्शन वुड इंपैक्ट द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्या चेंज आएगा? आप देखिए मशीन जो है कॉस्ट कितनी है? 10 लाख की, तो एक तरीके से आप देखेंगे वो मशीन आपने परचेज कर लिया, तो योर एसेट हैज इंक्रीज्ड, एसेट हैज इंक्रीज्ड बाय रुपीस हाउ मच? 10 लाख, ठीक है। 2 लाख हैज बीन पेड इन कैश, बट 2 लाख इज पेड इन कैश, तो यानी कैश जो आपका खुद एसेट था वो कैश भी तो चला गया आपके हाथ से, कैश इन हैंड हैज डिक्लाइंड बाय 2 लाख। तो यहां पर अगेन एसेट क्या हो गया?
एसेट जो है वो आपका डिक्लाइन हो गया है, कितने से डिक्लाइन हो गया, 2 लाख से, ठीक है। एंड फॉर द रेस्ट 8 लाख रुपीज इज अ लायबिलिटी अरेंजमेंट, लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो गई है कितने से, 8 लाख रुपए से। तो अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूंगा, द टोटल एसेट्स वुड इंक्रीज बाय 10 लाख एंड लायबिलिटीज बाय 10 लाख, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एसेट जो है वो कितने से इंक्रीज हुआ है, 10 लाख से, और वहां 2 लाख कम हुआ है, तो 8 लाख रुपए का इंक्रीज हुआ है एसेट के अंदर, एंड लायबिलिटीज भी जो है वो आपकी 8 लाख रुपए की बढ़ी है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर यहां पर, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, not C, but option number B. The total assets would increase by rupees 8 lakh and total liabilities would also increase by rupees 8 lakh. Clear? Next, question number 12. Which assets are listed in order of liquidity in a balance sheet in which order the following shall appear? अगर हम सारे assets को liquidity के order में mention करने की कोशिश करें, तो इसका मतलब क्या है कि जो सबसे ज्यादा liquid asset है वो सबसे पहले आएगा, और उसके बाद जो कम liquid assets हैं वो order में follow करेंगे। तो हमें कौन से assets दिए गए हैं, गुडविल है, एक इंटेंजिबल रियल एसेट है ऑब्वियसली, कैश इन हैंड। अब कैश इन हैंड इससे ज्यादा लिक्विड और क्या होगा, लिक्विडिटी का मतलब ही होता है कि आप कितनी ज्यादा तेजी से किसी भी एसेट को लिक्विफाई यानी कि उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ कैश इन हैंड तो ऑलरेडी आपका जो सबसे लिक्विड एसेट है, तो कैश इन हैंड सबसे पहले आना चाहिए। यहां पर अगर आप ऑप्शन देखते हो तो सी एंड डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। मशीनरी एंड बिल रिसीवेबल, सो सबसे पहले आपका कैश इन हैंड लिक्विड है, फिर बिल रिसीवेबल, क्योंकि देखो मशीनरी है या गुडविल है, इसे कैश में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको बेचना पड़ेगा, इसको सेल करना पड़ेगा, और उसमें लगेगा समय। लेकिन बिल्स जो रिसीव करने हैं वो बिल्स तो पता है रिसीव होंगे, वो बिल्स लेकर के जाओ उस पर्सन के पास जैसे वो बिल्स लेने हैं और इनकैश करो उनको, ऑलरेडी वो लिक्विडेट हो जाते हैं, तो कैश इन हैंड होगा, उसका बिल रिसीवेबल होगा। अब मशीनरी या गुडविल किसको बेचना ज्यादा आसान है, किसको लिक्विफाई करना ज्यादा आसान है, देखिए मार्केट वैल्यू मशीनरी की ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, जो गुडविल होती है उसकी मार्केट वैल्यू आपकी स्टैब्लिश नहीं है। मार्केट में गुडविल को हम लिक्विफाई करने जाएंगे तो वो नहीं हो पाएगी। इंटेंजिबल एसेट्स को जब भी हम लोग लिक्विफाई करने की कोशिश करते हैं सबसे ज्यादा समय उसमें लगेगा हमें, तो यहां पर ऑब्वियसली मशीनरी इज मोर लिक्विड देन गुडविल, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13. The following is the information available of X Limited as on 31st March of 2018. तो यहां पर देखो हमें बेसिकली कुछ ट्रांजैक्शन दी गई हैं। We have to find out the overdraft value as per the bank passbook. We have been given the overdraft value as per the cash book. अब यहां क्या है हमें करना है, हमें एक बैंक रिकंसिलिएशन करनी है। बैंक रिकंसाइल करके हमें बताना है कि एक्चुअल में जो बैंक पासबुक है उसकी ओवरड्राफ्ट वैल्यू यहां पर क्या होनी चाहिए। ठीक है, बनाते हैं इसको। ओवरड्राफ्ट वैल्यू एज पर द कैश बुक इज ₹7300। यहां बनाते हैं इसको। ठीक है, एक हमारी हो गई प्लस साइड जहां पर हमें एडिशन करने हैं, दूसरी हो गई हमारी सब्ट्रैक्शन वाली साइड। ठीक है, और ओवरड्राफ्ट कैश बुक का है हमारे पास, वो ओवरड्राफ्ट कितना है, 7300 रुपीज। तो इसका मतलब हमारी ओवरड्राफ्ट साइड पे, नेगेटिव साइड पे इसको हम रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, चेक्स वर पेड इनटू द बैंक अकाउंट बट दे वर नॉट क्रेडिटेड। अब चेक्स पे तो किए थे आपने लेकिन वो क्रेडिट नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि आपने अपने कैश बुक के अंदर तो उनको रिकॉर्ड कर लिया होगा, बैंक के अंदर वो अभी ऑलरेडी रिकॉर्ड नहीं हुए होंगे। ठीक है, क्योंकि उनको क्रेडिट अभी तक नहीं किया गया है। तो इसका मतलब है कि दिस 3400 रुपीज इज गोइंग टू बी देयर इन दिस साइड। ठीक है, नेक्स्ट, द चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ऑलरेडी आपने कैश बुक के अंदर उनको आपने रिकॉर्ड कर रखा है बट वो पेमेंट के लिए प्रोसीड नहीं किए गए हैं, तो कैश बुक के अंदर 450 रुपए और जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, बैंक चार्जेस जो है वो डेबिट कर दिए गए थे पासबुक में, बैंक चार्जेस जो है वो डेबिट हो गए, तो आपको तो पता नहीं होगा, दीज अगेन हैव टू बी डिक्लाइंड बाय 70 रुपीज। ठीक है, एंड चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इनटू द बैंक अकाउंट। तो बैंक में क्रेडिट हो गया, आपको उसके बारे में नहीं पता है, तो आपको 3000 रुपए जो है वो ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, अब दोनों साइड जो हम लोग यहाँ पर टोटल करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज 3400, तो ये हमारा कितना बना है, 10,770। दूसरी साइड कितना टोटल आ रहा है हमारा, 3000 प्लस 450, 3450। अब 3450 माइनस 10770 इज बेसिकली अबाउट योर 7320। ठीक है, और 7320 ही हमारा बैंक पासबुक का जो है ओवरड्राफ्ट बनना चाहिए। तो इस तरीके से हमारी बैंक रिकंसिलिएशन की स्टेटमेंट बन जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। हमें बैलेंस अगर दोनों साइड बराबर करना है
तो हमें ऑलरेडी यहाँ पर 3450 वैल्यू अवेलेबल थी, 3450 में 7320 ऐड करेंगे तभी जाकर के तो हमारा 1077 बनेगा। अब ये 1077 का जो एडिशन हमने किया, ये एडिशन ही एक्चुअली हमारी एक्चुअल जो बैलेंस है पासबुक के अंदर वो डिनोट करेगी। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, अमन ब्रदर्स हैज एन ओवरड्राफ्ट। ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है। अगेन आपको थोड़ा पॉज कर लेना है वीडियो को पॉज कर लो। अब इसको सॉल्व करके आंसर बताओ क्या होगा, और फिर आप देखिए आंसर हमारा करेक्ट आता नहीं आता। इसको थोड़ा ओरल तरीके से करने की कोशिश करते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये। अमन ब्रदर्स का ओवरड्राफ्ट है 40,000 रुपीज का कैश बुक के हिसाब से। अगेन सिमिलर जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है वैसा ही क्वेश्चन है। 22 मार्च को, अब ये जो कैश बुक है वो 31 मार्च का हमें आइडिया दे रही है। 22 मार्च को a check for 5,000 was issued to a supplier but it was not presented for payment till 31st March. So what does this basically mean कि आपने कैश बुक के अंदर ऑलरेडी 5,000 का जो क्रेडिट है उसको रिकॉर्ड कर लिया, आपने उसकी पेमेंट को रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन बैंक के अंदर अभी वो डिडक्शन नहीं हुई है, वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया है। तो इसका मतलब आपको क्या है, उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, डिविडेंड ऑफ ₹2500 was directly credited to the bank on 27 March but was informed to Aman Brothers on 2 April। अब यानी 31 मार्च को आपको नहीं पता है कि 2500 रुपए ऑलरेडी आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ चुके हैं जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, आपको कैश बुक के अंदर ये चीज जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है। A check for ₹3600 was deposited in the bank on 29th March but the payment has not been released। इसको आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। 3600 रुपीज जो है वो आपको यहां से डिडक्ट करने पड़ेंगे। सो ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या रहेगा, कैश बुक में एडिशंस कितने हो रहे हैं, कैश बुक के अंदर आपको जो है 5,000 रुपीज का चेक, 2500 रुपीज की वैल्यू ये ऐड करनी है, 3600 रुपीज की वैल्यू को डिक्लाइन करना है। तो एक्चुअली में आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए 36,100 रुपीज। राइट? क्लियर हुआ है? सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर एन ओवरड्राफ्ट स्टेटमेंट 36,000 रुपीज, क्योंकि ऑलरेडी आपका 40,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट बन रहा था। उस ओवरड्राफ्ट को एज पर दी पासबुक अगर आप रियलाइन करने की कोशिश करेंगे तो ये जो चेक इशू किया इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले 5,000 रुपीज को, फिर 2500 रुपए का डिविडेंड जो इसको ऐड करोगे, और उसके बाद 3600 रुपए जो आपके डिपॉजिट किए गए हैं इसको भी आप वहां से सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, रिपेयर्स ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी, repairs of second hand machinery purchased is debited to the repairs account, it is an error of what? second hand machinery खरीदी है, उसको रिपेयर किया है, so this repair cost is basically part of the machinery account only ना, क्योंकि सेकेंड हैंड मशीनरी को जब हम यूज करेंगे तो उससे पहले रिपेयर करवाना पड़ेगा। So this repairing of machinery account is going to the machinery account only and it is not going to the repairs account. Repairs account is for that machinery which has been already purchased, already installed। ठीक है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या है, प्रिंसिपल, क्योंकि हमने गलत अकाउंट के अंदर एंट्री कर दी है इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरर ऑफ कमीशन। कमीशन का एरर क्या है, यहां पर सेल्स बुक को ओवरकास्ट किया था 600 रुपए से और परचेज बुक को अंडरकास्ट किया था बाय द सेम अमाउंट। ठीक है। ट्रीटिंग चार्जेस एज एडिशन टू द एसेट, हमने कुछ चार्जेस जो है उसको एसेट में एडिशन के तौर पर हमने ट्रीट कर दिया, ये भी हमारा प्रिंसिपल का एरर है। A sale of 6,000 omitted to be recorded, तो ये तो error of commission है, कमीशन का error तो है नहीं। Purchase of ₹7,400 was wrongly posted, 7,400 की परचेज है उसको हमने 740 दिखा दिया होगा या 7,500 दिखा दिया होगा। Yes, this is the error of commission, right? So error of purchase of ₹7,400 was wrongly posted. This is the error of commission. Question number 17. Which of the following is the correct treatment of the adjustment of unpaid salaries as on 31st March 2021? 31st मार्च 2021 को कुछ अनपेड सैलरीज बची हैं। ये सैलरीज आपको 31 मार्च से पहले के अकाउंटिंग पीरियड में पे करनी थी, अभी तक आपने पे नहीं की है, आप इसको नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में पे करेंगे, यानी कि अप्रैल 2021 में पे करेंगे शायद, या उसके बाद पे करेंगे। अब ये सैलरीज को कैसे आप अपने अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करोगे? सो आपके पास क्या तरीका है, सबसे पहले आप इन सैलरीज को शो करोगे कि 2021 को जो अकाउंटिंग पीरियड बंद हो रहा है 31 मार्च को, उसमें हमने एक्चुअली पे किया है। तो जो रेंट पेड का अकाउंट, सॉरी सैलरीज की यहां पर बात हो रही है। सो द सैलरीज अकाउंट इट हैज टू बी डेबिटेड, जितनी भी हमारी सैलरीज बची हैं पेमेंट करने उसको डेबिट कर दो, और क्रेडिट क्या करो, सैलरीज आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग सैलरीज उसी अमाउंट से क्रेडिट करो। ठीक है। इससे फायदा क्या होगा कि जब हम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जाएंगे तो हम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरीज को डेबिट करके कैश क्रेडिट कर देंगे, ताकि हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड पे इंपैक्ट ना पड़े, क्योंकि जो सैलरीज जिस अकाउंटिंग पीरियड को बिलोंग करती है हमें उसी में उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल डेबिट द सैलरीज अकाउंट
क्रेडिट द आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, और जो हमारी लायबिलिटीज बच गई, ये जो सैलरीज आउटस्टैंडिंग है ये एक्चुअली हमारी लायबिलिटी है, इसको हम करंट लायबिलिटीज के तौर पे बैलेंस शीट के अंदर शो कर देंगे। सो करेक्ट आंसर बनेगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। इट इज गिवन इन द एडजस्टमेंट दैट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर द ट्रेडर distributed goods worth rupees 5000 as free samples while preparing final accounts, this will be shown in। देखिए आपने गुड्स खरीदे थे, उसमें से 5000 रुपए का जो गुड्स है उसको फ्री सैंपल के तौर पे बांटा है। तो ये फ्री सैंपल के तौर पे क्यों बांटा है? आपने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बांटा है, राइट। तो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जब भी आप कोई सामान जो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं तो इसको रिकॉर्ड जरूर करना पड़ेगा। तो फाइनल अकाउंट्स में जो 5000 है ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में, दोनों में जाएगा, सिर्फ ट्रेडिंग में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा। ये जो अकाउंट है वो हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसके अंदर जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों जा रहा है? क्योंकि सारा जो है हमारा एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस है। ये प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जनरेट हम जो अकाउंट है उसमें इसको नहीं डालेंगे, हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। Freight expenses for carrying machinery is credited to travel account, then rectification in the trial balance is। देखो freight expense था, मशीनरी को अपने फैक्ट्री तक लेकर आने के लिए कुछ चार्जेस आपको देने पड़े, ये बेसिकली आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। ये ट्रैवल के एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, ये मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए ही यूज किया जा रहा है। सो दैट इज व्हाई इट विल बी गोइंग इनटू द मशीनरी अकाउंट। सो व्हाट वी विल डू, वी विल डेबिट द मशीनरी अकाउंट एंड क्रेडिट द ट्रैवल अकाउंट। राइट, करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, क्योंकि मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना था उसी को डेबिट कर देंगे, गलती से हमने क्या कर दिया, ट्रैवल अकाउंट को डेबिट कर दिया है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे ताकि वहां पर बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को किस बात से फर्क नहीं पड़ता? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बुक्स के अंदर हमने कुछ सामान जो है क्रेडिट पे बेचा था, उसमें कोई रिकॉर्डिंग हमने बुक्स की नहीं की। नेक्स्ट, ओवर स्टेटिंग ऑफ सेल्स रजिस्टर। देखिए सेल्स रजिस्टर में ओवर स्टेटिंग जब आप करते हैं इसका मतलब क्या है, और जितनी सेल्स आपने की है उससे एक्चुअली ज्यादा सेल आप दिखाते हो तो आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि कैश मेरे पास ज्यादा आया नहीं आया। कैश तो ज्यादा आया नहीं है तो वहां से आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, रेंट अकाउंट क्रेडिटेड इंस्टेड ऑफ डेबिट। रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, डेबिट नहीं करोगे तो ये भी तो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख जाएगा। ठीक है, सैलरी डेबिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हाफ द अमाउंट पेड। आपने अमाउंट पे किया है 1000 रुपए, यानी कि कैश तो वहां से 1000 रुपए चला गया, लेकिन सैलरी में डेबिट कितना किया, डेबिट आपने कर दिया है ओनली 500 रुपीज। तो ऑब्वियसली यहां पर मिसमैच आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन उसको रिकॉर्ड ही नहीं करते, ओमिट कर देते हो, द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट दे आर नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड। ना उसको हमने गुड्स के इन्वेंट्री में रिकॉर्ड किया, ना ही हमने उसे कैश की इन्वेंट्री में रिकॉर्ड किया, तो ऑटोमेटिकली वो ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें फाइंड आउट करने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बनेगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए। So that is all that I had to give you in this particular session. I hope यहाँ से ट्रायल बैलेंस को लेकर के आपकी जो दिक्कतें हैं वो काफी ज्यादा सॉल्व हुई होंगी, रिवीजन आपकी अच्छी हुई होगी, बैंक रिकंसिलिएशन को लेकर के आपकी रिवीजन हुई होगी। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है मॉड्यूल 1 को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।